तीनों विधानसभा के चुनाव में मैं तीनों क्षेत्रों की जनता का, मतदाताओं का आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही साथ उन नेताओं और कार्यकर्ताओं को जिन्होंने बड़े परिश्रम के साथ इन क्षेत्रों में पार्टी के लिए काम किया। राजसमंद में हम जीते और कांग्रेस के जीत के मंसूबों को पूरा नहीं होने दिया। साथ ही जिन 2 क्षेत्रों में हम लोगों को जीत नहीं मिली, उन क्षेत्रों पर हम लोग समीक्षा करेंगे और आगे की रणनीति इस किस्म से बनाएंगे कि वहां संगठन मजबूत हो और भविष्य में जीत का रास्ता हम लोग तय करें। जो उपचुनाव हुए तीनों, उसमें कांग्रेस पार्टी का जो शानदार प्रदर्शन रहा, उसके लिए मैं कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं को, हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रभारी महासचिव अजय माकन जी के सफल निर्देशन को, सरकार की गुड गवर्नेंस को और सरकार और संगठन ने जो समन्वय के साथ में काम किया, मैं समझता हूं इन सबको मिलकर के आज एक ऐतिहासिक जीत इन उपचुनाव में मिली है। इससे हमारी सरकार को ताकत मिलेगी। नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे राजस्थान के 3 विधानसभा क्षेत्रों की जनता के फैसले की, जहां स्थिति वही रही जो मेन इलेक्शन में रही थी, यानी कि 2018 में जनता ने जो मैंडेट दिया था वही सीटें वापस उनके उत्तराधिकारियों को सौंप दी है। ये कहना यहाँ कोई गलत नहीं होगा। हम बात सहाड़ा की करें तो दिवंगत कैलाश त्रिवेदी की पत्नी गायत्री त्रिवेदी ने जीत दर्ज की है। अगर बात राजसमंद की जाए तो किरण माहेश्वरी की पुत्री दीप्ति माहेश्वरी ने जीत दर्ज की है और इसी तरह से मास्टर भंवरलाल मेघवाल के पुत्र मनोज मेघवाल ने सुजानगढ़ से जीत दर्ज की है। यानी कि 2 कांग्रेस, 1 भाजपा के खाते में 2018 में ये सीटें इन्हीं पार्टियों के कब्जे में थी। लेकिन एक बात सामने आ रही थी कि सहाड़ा और सुजानगढ़
दो सीटें ऐसी हैं कि वो फेरबदल में बड़ी दिलचस्पी रखती हैं, एक बार वो, जैसे राजस्थान का पैटर्न चल रहा है। लेकिन ये थोड़ा सा मिथक साबित हुआ है। हो सकता है जनता वापस से जिनके भरोसे 5 साल जिन हाथों में सौंपी थी, वो आधा कार्यकाल पूरा नहीं करवाना चाहती हो कि पूरा कार्यकाल उन्हीं के माध्यम से कराना चाहती हो। तो चलिए हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार ओम सैनी साहब, जो लगातार इलेक्शन डिक्लेयर होने से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और मदन राठौड़ जी भाजपा के वरिष्ठ नेता हमारे साथ में हैं, ज्योति खंडेलवाल जी कांग्रेस के सीनियर लीडर हमारे साथ हैं। सभी का स्वागत है। मैं ओम जी आपके पास आना चाहूंगा। इन चुनाव परिणाम को लेकर के क्या कहा जाए? ये कह सकते हैं तो 2018 की जो तस्वीर थी वापस यूं की आ गई, जिनके खाते में जो सीटें थी यूं क्यों रह गई, इसका कोई मैसेज जा रहा है चुनाव को? देखिए, जब चुनाव का सिलसिला प्रारंभ हुआ तो साफ तौर पे लगा कि दोनों दल तीनों सीटों पर कब्जा करना चाहते हैं, चाहे वो कांग्रेस के पास में थी, चाहे वो बीजेपी के पास में थी। लेकिन जिस तरीके के धीरे धीरे आगे बढ़ा है मामला, तो उसमें लगा कि नतीजे आए हैं वो कुल मिला के ऐसे आए हैं जिससे लगता है कि जहां कांग्रेस ने अपने प्रबंधन को, अपने सारे 2.5 साल के काम को लोगों के सामने रखा और कांग्रेस को वो हासिल हुआ जो उसकी चाहते थे। भारतीय जनता पार्टी का कहना यह था कि कांग्रेस बिल्कुल असफल रही है, कोविड का उसका इंतजाम बड़ा पुअर रहा है, विकास के कोई कार्य हुए नहीं हैं, जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए। ऐसी स्थिति में कांग्रेस को शासन नहीं सौंपा जाना चाहिए। लेकिन तीनों सीटों में लोगों को लग रहा है कि बड़ा साफ तौर पर उन्होंने फैसला किया कि जो जहां थे वो वही हैं। हाँ, अब ये बात देखने की है कि इनमें वोट परसेंटेज क्या रहा है, कांग्रेस को ज़्यादा हासिल हुआ है या भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा हासिल हुआ। और साथ साथ में ये भी देखना जरूरी है कि जो तीसरी पार्टी हनुमान बेनीवाल साहब की थी, उसने कितना गेन किया, उसको कितना लाभ हासिल हुआ है, क्योंकि वो अपने आप को विकल्प के रूप में पेश कर रहे थे। उनका कहना था कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ऐसे दल हैं जिन्होंने जनता की इच्छाओं को पूरा नहीं किया है और इसीलिए हम बागी होकर के उनके सामने खड़े हैं, मुकाबला कर रहे हैं और विकल्प के रूप में हैं। लेकिन वो तीनों जगह परास्त हुए। ये भी पता लगेगा कि उनको कितना वोट मिला है, वो सारा मेरा ख्याल है कि अभी या तो आप बताएंगे या फिर सब सामने आएगा तो मालूम होगा। क्योंकि सुजानगढ़ में देखिए आरएलपी ने काफी टक्कर दी है। तो ओम जी, ये माना जा सकता है कि एनडीए के अलायंस में थी आरएलपी और अलग होने से नुकसान हुआ है भाजपा को? देखिए, निश्चित रूप से ये तो सच है, इसमें कोई शक नहीं कि भाजपा अगर उनको डिसोसिएट करके चलती है तो एक नौजवानों का एक बेल्ट जो उनको हनुमान बेनीवाल के साथ में मारवाड़ और मेवाड़ा में हासिल होने की जो है बात रही है, वो धीरे धीरे अलग हो रही है। वो अपना स्वतंत्र स्वरूप बना रहे हैं। अब वो ऐसा लग रहा है कि वो अपने आप को ये स्थापित करना चाहते हैं कि उनको किसी के सहयोग की आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप में विकल्प बन सकते हैं इन दोनों दलों की। और यही इस बार अगर वो जहाँ तीनों चुनाव लड़े हैं और उसमें अगर अपना कोई करिश्मा दिखा देते तो निश्चित रूप से अपने आप को ऐसे ही पेश करते कि हम एक तीसरी पार्टी के रूप में राजस्थान में पैदा हो रहा है। मैं आ रहा हूँ आपके पास में, मदन राठौड़ साहब के पास में जाना चाहूंगा। मदन जी, यही अपेक्षा थी बीजेपी को या फिर रणनीति में कहीं चूक रही है? नहीं, देखिए, ये सहानुभूति की लहर राजस्थान में चली है। आपने बिल्कुल ठीक कहा प्रारंभ में ही कि वहाँ पर सुजानगढ़ में उनके पुत्र जीते, आसीन में उनकी पत्नी जीती, जो पहले त्रिवेदी जी की पत्नी जीती, और इसी प्रकार से यहाँ पर उनकी बेटी जीती। ये एक तो, और कांग्रेस की जगह है। एक तो मैं जोरदार बात आपको बताऊं, शायद आपको पता होगी, ये क्या बंगाल में क्या हुआ, ममता हार गई? नहीं, जीत गई है, 1200 वोट से जीत गई है। वो हार गई है, 1600 कुछ वोटों से हार गई है। मैं आपको जानकारी के लिए दे रहा हूँ, शायद आप पता कर लो। ये सनसनीखेज खबर हो सकती है आपके लिए, क्योंकि अभी हम राजस्थान पे फोकस कर रहे थे। तो आपने तो आज मतलब पूरे हिंदुस्तान के उसको लेकर के और चर्चा करने की बात कही थी। खैर, राजस्थान में जो कुछ भी हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सीट को बरकरार रखा है और कांग्रेस ने भी अपनी सीट को बरकरार रखा है, क्योंकि सत्ता कांग्रेस की है और ये जानते हैं कि उपचुनाव में सत्ता का भी दुरुपयोग होता है और निश्चित रूप से सत्ता का दुरुपयोग हुआ है। वहाँ पर अफवाह फैलाने में कामयाब रहे। आसिंद में जो मुख्यमंत्री जी के पास में कोई पत्र पहुंचा और वो पत्र का उसकी चर्चा भी खूब हुई थी, ये आपको पता होगा। और उस चर्चा का हवाला देकर के केवल पत्र नहीं, ऑडियो टेप की बहुत चर्चा रही है, पूरे देश भर में रही। एक बात आपने बहुत रोचक कही है कि
अक्सर चुनाव में सत्ता पक्ष का दुरुपयोग भी होता है, तो ये पुराना एक्सपीरियंस भी बता रहे हो आप? नहीं, मैं बात नहीं कर रहा, एक्सपीरियंस की बात नहीं है, लेकिन हम तो लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव जीतते हैं, लड़ते हैं, हार को स्वीकार करते हैं, जीत को स्वीकार करते हैं। जनमत का जो ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस सत्ता का दुरुपयोग करती है, आप लोग उसका सदुपयोग कर लेते हो? नहीं, हम क्या है कि हम बिल्कुल जनता पर छोड़ देते हैं। हम अपनी ताकत लगाते हैं चुनाव अभियान में, प्रचार में, वो अपनी पूरी एनर्जी लगाते हैं, जनता को बताने की पूरी कोशिश करते हैं कि हम क्या कर रहे हैं और जनता को क्या करना चाहिए, ये हम सुझाव देते हैं। निर्णय जनता का होता है और उसको हम स्वीकार करते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जहां पर पावर का जो दुरुपयोग होता है, मैं इसको ठीक नहीं मानता, ऐसा नहीं करना चाहिए। लोकतांत्रिक तरीके से जो कुछ भी प्रक्रियाएं चलती है उसको अपनाना चाहिए। जी ज्योति जी, आपके पास आना चाहूंगा। इस चुनाव परिणाम को लेकर के कांग्रेस को कहीं कुछ इसमें यूं कहें कि कुछ मायूसी है? तीनों सीट का, क्योंकि एक भी सीट जाती है कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण है। यही एक साल ठीक एक साल पहले जो हालात प्रदेश में बने थे, उस स्थिति को देखते हुए अभी क्या सब्र करने की बात है कि हाँ ठीक है, यही उम्मीद थी? जैसे अभी राठौड़ साहब ने कहा कि ये तो सहानुभूति लहर थी राजस्थान के अंदर, तो इससे इनकार नहीं कर सकते थे। देखिए योगेंद्र जी, जहाँ मैं यूँ कहना चाहूंगी, चुनाव जब 3 सीटों पर लड़े जा रहे हैं तो निश्चित रूप से कांग्रेस तीनों सीटों पर ही जीतने के लिए चुनाव लड़ रही थी। ऐसा कुछ नहीं था कि हम 2 में जीते हुए थे इसलिए 2 में जीतने के लिए थे और 1 में नहीं थे। और आप देखेंगे भी कि चुनाव जब जीतने के लिए लड़ा जा रहा था, एकजुटता के साथ लड़ा जा रहा था। पूरी कांग्रेस ने जो काम किए, माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के कोरोना प्रबंधन को लेकर के देखिए, नेतृत्व को, उनका जो बजट जो आया, जिस तरीके से वो आम जनता को राहत देने वाला बजट था, उसका बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। और मैं मान सकती हूँ, जैसा मदन जी कह रहे हैं कि सहानुभूति भी एक होती है उस परिवार के साथ जिसने इतने सालों तक सेवा की हो उस क्षेत्र की। अगर उसके परिवार का सदस्य होता है तो लोगों को लगता है कि हाँ, हमें इनका साथ देना चाहिए। उन्होंने, चाहे हम मास्टर भंवरलाल मेघवाल को देखें, चाहे त्रिवेदी जी को देखें और चाहे किरण माहेश्वरी जी को देखें, एक सहानुभूति लहर हो सकती है। लेकिन कोई एक फैक्टर कभी भी जीत के लिए हम ये नहीं सकते सिर्फ यही फैक्टर था जो जिसने जिता दिया। लेकिन आप देखेंगे कि कांग्रेस ने इस चुनावों में, अगर हम पूरा देखते हैं, अगर इसको एनालिसिस करते हैं, तो कांग्रेस ने अपनी दोनों सीटें बहुत एक तरफा जीती है, जबकि राजसमंद में बहुत कम अंतर रहा है। कांग्रेस का वोट परसेंट 6% बढ़ा है, बीजेपी का वोट परसेंट 6% गिरा है। तो ये जो बात है, ये साबित करती है कि जनता का जो जनमानस था वो कांग्रेस के पक्ष में था, कांग्रेस सरकार के पक्ष में था। अभी मदन जी ने एक और बात कही कि सत्ता जहां होती है, सत्ता का पता नहीं उन्होंने दुरुपयोग सदुपयोग, क्या ये बातें क्या है, वही ज्यादा बेहतर ढंग से जानते हैं, क्योंकि सब जानते हैं कि बीजेपी के सरकार में आने के बाद से किस तरीके का सदुपयोग दुरुपयोग होने लगा है, कैसे संवैधानिक संस्थाओं का हनन हुआ है। हमने तो अभी बंगाल में भी देखा, तोड़ फोड़, साम दाम दंड भेद सब इन्होंने अपना लिए, लेकिन रिजल्ट वही ढाक के 3 पाती रहा। और ये जरूर कह सकते हैं कि ये सदुपयोग दुरुपयोग आप जानते हैं। लेकिन आप एक बार पिछला, जब बीजेपी की गवर्नमेंट थी, उसके बाय इलेक्शंस को भी याद कीजिए। वहां बाय इलेक्शंस में कांग्रेस की जीत हुई थी, कांग्रेस सीटें जीती थी, वहां पे केवल बीजेपी को 1 सीट मिली थी। तो वहां पे जनता का बीजेपी की सरकार के प्रति आक्रोश था, जो जनता ने दिखाया था। यहाँ पर जनता कांग्रेस के सरकार के काम के साथ में है, उसका साथ जो है वो वहाँ पर दिखाई दे रहा है। बात जानना चाहूंगा, सरकार ने जनता के साथ कंधे से कंधा मिला करके उसके साथ खड़े होकर के काम किया। ज्योति जी, एक सवाल है मेरा। अभी आपने कहा कि बहुत अच्छा बजट, मैकेनिज्म सरकार का और कार्यकर्ताओं की मेहनत, ये सारी चीजें आपने लेकिन स्वीकार कर लिया कि राजसमंद में जो गैप है वो उसी की बदौलत कम हुआ है। वहां पे सिंपैथी के कारण कुछ वोट से दीप्ति जीत सकी है। अगर वहां पे तो फ्रेश कैंडिडेट होता तो आप तो ये मान के चलती हैं कि वहां कांग्रेस जीत सकती थी, ये कहना आपका? मैं यूं कहना चाहूंगी कि सहानुभूति लहर और कांग्रेस का काम, दोनों दो फैक्टर्स को हम साथ लेकर के चल सकते हैं। बाकी दोनों सीटों पर हमको दोनों का फायदा मिला, कांग्रेस के काम का भी और सहानुभूति का भी, हम उससे इनकार नहीं कर रहे हैं। राजसमंद में भी हमको कांग्रेस के काम का फायदा मिला, वहां पे जो सहानुभूति लहर थी वो बीजेपी के पक्ष में थी, इसलिए उसका थोड़ा फैक्टर जो है तो उनके साथ में गया। इसलिए ही हम कह सकते हैं कि वहां पर बीजेपी जो है वो थोड़े से मार्जिन से जीती। अदरवाइज कांग्रेस के समर्थन में, कांग्रेस के पक्ष में वहां की जनता ने भी वोट किया है। पिछली बार से 6% वोट ज्यादा होना और बीजेपी का 6% वोट कम होना,
ये इस बात को साबित करता है कि राजस्थान में जनता राजस्थान की सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व के प्रति अपना पूरा समर्थन देना चाहती है। जिस तरीके से राजस्थान की सरकार ने काम किया है, चाहे वो कोरोना प्रबंधन को लेकर के हो, जागरूकता को लेकर के हो, किसी व्यक्ति को भूखा न सोने रहने देने के मिशन के साथ में काम करने की बात हो, वैक्सीनेशन को लेकर के काम करने की बात हो, और चाहे बजट को, जैसे हमने उसी समय केंद्र का बजट भी आया, लेकिन देखा लोगों ने कोई राहत नहीं मिली, बल्कि हम पेट्रोल डीजल की महंगाई दरों से जूझते रहे, रसोई गैस की दरें लगातार बढ़ाई जाती रही। इन सब का आम जनता ज्योति जी वापस आ रहा हूँ, ज्योति जी वापस आ रहा हूँ आपके पास, ज्योति जी वापस लौट रहा हूँ मैं ओम सैनी साहब के पास में जाना चाहूंगा। ओम जी, एक बात जानने की मैं कोशिश करूंगा आपसे कि अभी ज्योति जी ने बड़ी रोचक बात कही कि महंगाई भी एक हिस्सा था, केंद्र का जो बजट है यानी कि यूनियन बजट जो हमारा है उसमें निराशा आप लगी थी लोगों की। ये सब कुछ कांग्रेस भुना पाई यहाँ पे, महंगाई का इशू हो चाहे ये अपने आप में इतना संकट पैदा करने वाला और इतना तकलीफ देने वाला दृश्य बन सकता था भारतीय जनता पार्टी के लिए कि जिस तरीके से लोग महंगाई का सामना कर रहे हैं, डीजल और पेट्रोल की महंगाई का सामना कर रहे हैं, बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं। अगर ये सारे इश्यूज होते, ग्राउंड पर ये सब बातें आई नहीं, ग्राउंड पे सिंपैथीज का सिलसिला चलता रहा, नंबर 1। नंबर 2, वही जातीय समीकरण को बिठाने का सिलसिला चलता रहा। इश्यूज की तरफ डाइवर्ट करने वाला कोई भी ऐसी बात नजर समझ में नहीं आई। तो भारतीय जनता पार्टी इश्यूज को स्टैब्लिश कर सकी और न कांग्रेस स्टैब्लिश कर सकी। मुश्किल ये हो रही है कि वही ट्रेडिशनल तरीके से जातीय समीकरणों के माध्यम से आपने इलेक्शन आगे बढ़ा लिया। भारतीय जनता पार्टी का तो अपना एक राष्ट्रीय एजेंडा है जिसके माध्यम से वो संपूर्ण देश के जितने भी मतदाताओं को एक अलग निगाह से देखने की प्रक्रिया में है। लेकिन राजस्थान सौभाग्य से उससे बचा हुआ है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर मुद्दे हो सकते थे, महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा हो सकता था, बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा हो सकता था, और उसके लिए जिम्मेवार केंद्र सरकार को ठहराया जा सकता था, क्योंकि केंद्र सरकार ही इन सारी नीतियों का गठन करती रही है। वो उनकी जो अपनी कंपनियां हैं उन्हीं की वजह से लोगों को गैस के सिलेंडर और पेट्रोल और डीजल इन सब की महंगाई बर्दाश्त करनी पड़ रही है, किसानों का आक्रोश बर्दाश्त करना पड़ रहा है। लेकिन कांग्रेस भी देखिए, कांग्रेस बेशक ये बात अब कह रही हो, लेकिन कांग्रेस का भी इस जगह पे फेलियर था, जनहित के वो मुद्दे उठा नहीं पाई, न जनता के जहन में ये बात साबित कर पाई, उतार पाई कि हाँ बिल्कुल कांग्रेस ने उनकी जंग लड़ी है। ये कह सकते हैं कि यहाँ तो उन्होंने ये किया, हमने ये किया, और सिंपैथी की लहर जो उसी का ये रिजल्ट 3 बिंदु पे फोकस कर सकते हैं हम केवल। जी, ये जोखिम जो है मुद्दों की तरफ ले जाने का जोखिम अपने आप में बड़ा तकलीफदेह है, क्योंकि जिन लोगों का अपना इंटरेस्ट है कि किसी तरीके से चुनकर के आ जाएं और विधानसभा में बैठ जाएं, ये उस तरीके का सिलसिला बना रहा। जब आप मुद्दे की बात करेंगे तो आरएलपी बनकर के रह जाएंगे। अगर मुद्दे बेरोजगारी की बात करते, महंगाई की बात करते और हारने की परवाह नहीं करते, लगातार कहते कि कौन इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, लेकिन ये बातें लगातार नहीं हुई। सबको राजी करने का सिलसिला चला, कांग्रेस की जो अपने अलग अलग फैक्शंस हैं उनको यूनाइट करने का सिलसिला चला, भारतीय जनता पार्टी की जो अलग अलग फैक्शंस हैं उनको यूनाइट करने का काम चला सारा का सारा, और उसी का नतीजा रहा। देखिए, एक गुलाब जी के मुंह से एक लफ्ज फिसल गया था तो उनके ऊपर किस तरीके से पूरी पार्टी हावी हो गई। ये सारी बातें, बस इतना डरना और मुद्दों के पास में न जाना, ये अपने आप में दोनों राजनीतिक दलों के जो प्रभावी और स्थापित राजनीतिक दलों, लेकिन यहाँ पे गुलाब चंद कटारिया की ओर से 3 बार माफी मांगने के बाद, क्योंकि देखिए वहां का जो राजपूत मतदाता है वो बीजेपी का एक तरह से कहीं कोर मतदाता है, क्योंकि दिया कुमारी वहां से सांसद है, तो ऐसे में लगता है आपको कि बहुत बड़ा नुकसान नहीं कर पाया ये बयान जो कांग्रेस घेरने की कोशिश कर रही थी। देखिए, बड़ा सिंपल है, दिया कुमारी अगर वहां की सांसद है तो मेवाड़ के साथ में ढूंढाड़ के जो संबंध रहे हैं, मुगलों के जो संबंध रहे हैं, बहुत सारे सवाल हैं। ऐसा कुछ नहीं था, वो तो किस भीलड़ी भाषा के अंदर गुलाब जी ने बोला उसकी वजह से सारा सब कुछ हो गया। उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा था, भाषा में कहीं वो अपने कीर्ति पुरुष के लिए अपमान नहीं था। भीलड़ी भाषा ऐसी जिसमें इस तरीके से बोला जाता है, जो लोग नहीं जानते उन्होंने इसको उठा दिया और हम लोगों ने भी इसको हवा दे दी कि हाँ ये तो बड़ा वो हो गया, गुलाब जी को लेने के देने पड़ गए, ये सारा संकट बना। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुद्दों पर चीजें नहीं आई हैं, बेरोजगारी की बात नहीं हुई, महंगाई की बात नहीं हुई। राजस्थान की सरकार ने अच्छा किया, वो कहें ठीक है, लेकिन साथ साथ में इन मुद्दों पर जिन पे केंद्र सरकार बड़ा रेस्पॉन्सिबल है, ज्यादा जिम्मेवार है, उसको टारगेट किया जा सकता था। लेकिन मुझे तो ऐसा कहीं कुछ सुनने को मिला नहीं। हम लोगों ने जो कुछ चर्चा की उसमें यही सब होता रहा। भारतीय जनता पार्टी के साथ में भी यही रहा। भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा बेहतर बात यह है कि इस वक्त जो प्रांतीय अध्यक्ष हैं उनके पास में संघ का बैकग्राउंडर संगठन बनाना उन्हें आता है।
निश्चित रूप से वो सब तो कर गए, लेकिन मुद्दों के साथ में लोगों के बीच में हासिल होना उन्होंने नहीं सीखा, जो उनको सीखना चाहिए अपनी पार्टी को स्थापित करने के लिए। मदन जी, आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, बाई इलेक्शन था, कैसे भी करके जीतना था दोनों ही दलों को। आरएलपी का बहुत ज्यादा वो नहीं लग रहा था, कुछ लोगों का कहना था कि त्रिकोणीय मुकाबला कर सकते, लेकिन ऐसा मुझे त्रिकोणीय मुकाबला जैसे सुजानगढ़ के अलावा कहीं नजर नहीं आया। या बीजेपी की रणनीति की जो बात की जा रही है, क्या वसुंधरा राजे की कमी रही? जो कई विश्लेषक इस बात को बार बार उठा रहे हैं कि वसुंधरा राजे नहीं आ पाई, मुद्दों का कोई आधार नहीं रहा। लेकिन बाई इलेक्शन में थोड़ा सा हो सकता है कि मुद्दे बहुत ज्यादा यहाँ प्रभावी नहीं रहते हो, क्योंकि बहुत क्लोज इलेक्शन होता है, कार्यकर्ताओं की काफी फौज होती है, ज्यादा संसाधन होते हैं, पब्लिक का जो दायरा होता है एक सीमित होता है। तो मुद्दे तो चलिए एक बात हो सकती है, लेकिन पार्टी का जो भीतरी मैटर है उसका कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ा है। ये ओम जी भी मानते हैं, विश्लेषक जो लगातार सुबह से हमारे साथ जुड़े हैं उनका कहना है कि बीजेपी के आपसी जो मतभेद हैं वो खुलकर के आ रहे हैं। बेशक पार्टी आलाकमान कुछ भी कहे, पार्टी स्तर पे कुछ भी कहा जाए, लेकिन उसका नुकसान हुआ है। देखिए, वसुंधरा जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं हमारी भारतीय जनता पार्टी की, तो उनको राष्ट्रीय नेता बना दिया और राष्ट्रीय स्तर पर उनका उपयोग किया जा रहा है। राजस्थान में उनका उपयोग नहीं हुआ, ये ठीक बात नहीं रही। राजस्थान में भी उनका उपयोग होना चाहिए था, उनको बुलाना चाहिए था। यहाँ प्रयोग उनका भी पूरा जैसे स्टार प्रचारक का नाम तो दिया था, लेकिन उनको उपयोग में लेना, उसका लाभ निश्चित रूप से मिलता है। लेकिन राष्ट्रीय नेता हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय स्तर पर उनका उपयोग हुआ, वहाँ पर प्लानिंग में वो लगी रही, तो वो बंगाल और वगैरह उस उत्तर यानी जो बाकी स्थानों पर वहाँ पर उनका उपयोग हुआ, आसाम में और तमिलनाडु में और केरल में। तो यहाँ होता तो निश्चित रूप से और ज़्यादा फायदा होता। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि यहाँ पर सहानुभूति की लहर चली और जो जहाँ था वहीं उसको उतनी सीटें उनको मिली। और जैसे अभी ज्योति जी कह रही थी कि हमारे जिस समय में जो उपचुनाव हुए थे उसमें हम हारे थे, तो यानी हमने सत्ता का दुरुपयोग नहीं किया, तभी तो हारे। जनता ने नकार दिया आपको, जनता ने नकार दिया था आपकी सरकार को। नहीं, ऐसा नहीं ज्योति जी, आप ही की बात को मैं वापस कह रहा हूँ कि हमने सत्ता का दुरुपयोग नहीं किया, इसलिए हमने हार को भी स्वीकार किया। अब इस बार जिस ढंग से, जैसे एक तो मैं ये कहूँ कि ये जो हमारी आरएलपी है जो केंद्र में तो हमारे साथ में है, साथ में मिलकर के चुनाव लड़ा, इस बार उन्होंने भी एक देखिए वातावरण बनता है, वातावरण का नुकसान होता है, भले ही वो वोट कम ले ज़्यादा ले। वहाँ जैसे मतलब सुजानगढ़ के अंदर तो एक बहुत बड़ा हमारा नुकसान भी हुआ उससे। तो या तो फिर क्लियर कट हम निर्णय करते और नहीं किया तो फिर थोड़ा सा आपसी ये नुकसान तो हुआ ही हुआ। तो वो यदि वोट हमारे साथ होते तो हम वो चुनाव भी हम जीतते। इसी प्रकार से आप ये इसे रणनीतिक चूक मान रहे हैं आप, है ना? पार्टी को और एक्सरसाइज करने की आवश्यकता थी जो नहीं कर पाई, ये कहा जा सकता है। मैं एक बार ज्योति जी के पास आना चाहूंगा। ज्योति जी, ये देखिए, यह चुनाव भविष्य की तस्वीर तय नहीं कर सकते, ना बीजेपी के लिए ना कांग्रेस के लिए। एक लेसन जरूर कह सकते हैं कि अंदर खाने में इस बात का एहसास होना चाहिए कि अगर सिंपैथी नहीं होती साथ में तो रिजल्ट कुछ और भी हो सकते थे, ये हमें मान के चलना चाहिए। अगर वास्तव में घटनाओं से सबक कोई लेता है तो इस पर एक्सरसाइज कांग्रेस को भी करने की आवश्यकता है कि यहाँ गायत्री, देवी त्रिवेदी और अगर मनोज मेघवाल नहीं होते तो स्थितियां बदल भी सकती थी। देखिए, क्योंकि बजट को बहुत बड़ा महत्वपूर्ण इशू नहीं रहा, है ना? यहाँ क्योंकि कास्टिज्म को आधार बनाया गया, कास्ट बेस्ड लीडर्स को उतारा गया कि कौन सी जाति किस नेता से प्रभावित हो सकती है, पूरी तरह से इसमें फोकस किया गया। तो हम ये नहीं कह सकते कि चलिए ये 2023 की तस्वीर है या फिर वो तस्वीर, मुझे नहीं लगता कि ये कोई तस्वीर उससे कोई हम कनेक्ट कर सकते हैं कि ये कहें कि हाँ बिल्कुल इस पर बहुत बड़ा बजट का बहुत बड़ा असर था, या फिर ये कहें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर जो थी उसी के आधार पर राजसमंद की जनता ने वोट कास्ट किया। बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। ये पूरा चुनाव कास्ट बेस्ड अपना लोकल जो एजेंडा रहा सिंपैथी के आधार पर। तो वास्तव में क्या कांग्रेस भी इस पे एक्सरसाइज करेगी कि अगर एक मनोज का चुनाव निकाल दीजिए, बाकी गायत्री जी बहुत बड़े अंतर से नहीं जीती हैं।
देखिए योगेंद्र जी, मैं कहना चाहूंगी आपने ठीक बात कही। ये लोकल लेवल पर चुनाव जो था, तो राजस्थान का चुनाव था, राजस्थान के मुद्दे यहाँ पर रहे भी, राजस्थान की सरकार के कामों को यहाँ पे दिखाया भी गया। आपने ठीक कहा कि हमारे बहुत सारे मंत्री जो है वो वहां पर गए, क्षेत्र में गए, मुख्यमंत्री जी के बजट के बारे में भी चर्चा की, मुख्यमंत्री जी के काम के बारे में चर्चा की, कांग्रेस सरकार ने जिस तरीके से काम किए थे, चाहे वो विकास के कामों की बात हो, चाहे वो कोरोना प्रबंधन की बात हो, और चाहे वो बजट की बात हो। इस बात को आप उठा करके देखिए, उस समय के भाषण, उसको बहुत प्रमुखता से सभी नेताओं ने, मंत्रियों ने, चाहे वो भंवर सिंह भाटी जी रहे हो, चाहे रघु शर्मा जी रहे हो, धर्मेंद्र राठौड़ जी रहे हो, गोविंद सिंह डोटासरा जी रहे हो, हमारे सारे बड़े लीडर सब एक साथ जो है वहां पर दिखे। और इसी बात का परिणाम रहा कि कांग्रेस जो है वो अच्छी बढ़त बना पाई, अच्छे परिणाम वहां पर सामने आ पाए, अच्छा रिजल्ट हमको देखने को मिला। ये जरूर आप कह सकते हैं कि उसको आप 2023 से कनेक्ट कर, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगी, अभी मदन जी जो बात आपने छेड़ी है, तो उन्होंने कहा कि वसुंधरा जी हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, नेता है, तो पता नहीं वो यहाँ पर शायद वो प्रेजेंट नहीं हो सकती होंगी, लेकिन इन्हीं के ये अंतरकलह में ये भी चला कि केवल एक जगह जहाँ सीट, जहाँ फोटो लगाई गई, फोटो में भी वो कहीं बिजी होंगी, हो सकता है ये चीज। तो ये अंतरकलह बीजेपी के पास आई। आपका मैं रोकना चाहूंगा, समय कम है, मैं माफी चाहूंगा। तो चले, जो स्कोर जैसा था वो वैसे ही मेंटेन रहा। 2 सीट कांग्रेस के खाते में, 1 सीट बीजेपी के खाते में, क्योंकि कांग्रेस के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण थी एक सीट जीतना। लगातार इस बात को कहा गया कि कुछ दिनों की सरकार है, कुछ महीनों की सरकार है, तो ऐसे में कांग्रेस के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण थी ये सीटें। अगर बीजेपी के पास में 3 सीट भी आ जाती तो कांग्रेस के लिए बड़ी मुसीबत पैदा हो सकती थी, और बीजेपी के पास से अगर 1 सीट और भी चली जाती कांग्रेस के पास में, तो बीजेपी की सेहत पे तो फर्क पड़ने वाला नहीं था। क्योंकि बीजेपी इस समय एंजॉय कर रही है कि सरकार को कैसे डराया जा सकता है, कैसे सरकार को और एक्टिव किया जा सकता है, कि बस थोड़े से दिन की बात है। सभी लोग ये बात कहते आ रहे हैं, लेकिन चलिए फिलहाल तो हमें लड़ना चाहिए कोरोना से, कि उससे हम बाहर कैसे आ सकते हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हम जल्द लौटेंगे। हम बात करेंगे 5 राज्यों के इलेक्शन पर।